Hello everyone, you are welcome back once again in our virtual class. We are discussing in this class the second chapter, Lost Spring. Lost Spring Stories of Stolen Childhood. So dear students, we have discussed some portion of this chapter. So without any delay, we start the next section. And we are reading at the point in this passage, my acquaintance. And इस पैरे की जो लाइन है वो देखो यहाँ से है, wherever they find food. Yes, take out your textbook and yes, let's start. Wherever they find food, they pitch their tents. pitch मतलब क्या होता है? pitch जैसे वॉइस की हमारी पिच होती है वो अलग चीज है। यहाँ पर पिच का मतलब यहाँ पर क्या है? लगाना या फिर गाड़ना। भी वो वहीं पर अपने टेंट लगा लेते हैं। तो जहां कहीं भी उनको क्या मिलता है? भोजन मिलता है, वहीं पर वो अपना डेरा जमा लेते हैं। पिच टेंट का मतलब क्या कह सकते हो आप? डेरा बनाना या डेरा जमाना। डेरा का मतलब क्या होता है वैसे? वो हम कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी हाउस वो बना लेते हैं। that become transit homes, जो कि क्या बन जाता है? ट्रांजिट मतलब अस्थाई। जो क्या बन जाता है? जो कि अस्थाई घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइव एंड रिवाइव। ये दो वर्ड होते हैं, सर्वाइव एंड रिवाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जीना, संघर्ष करते हुए जीना। सर्वाइवल क्या होता है? सर्वाइव का मतलब संघर्षशील जीवन, या उसको हम कह सकते हैं संघर्षशील जीना। तो रिवाइव क्या होता है? रिवाइव का मतलब होता है हम यहाँ पर कह सकते हैं पुनर्जीवित करना। पुनर्जीवित करना। तो सर्वाइव का मतलब क्या हो गया? संघर्षशील जीना या जीवित रहना। तो जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स का क्या बनते हैं? अपने पेरेंट्स की वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। किसमें? जो सर्वाइवल है, जीवन जो है उसको चलाने में वो अपने पेरेंट्स की क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सर्वाइवल क्या है? मतलब जो जीना है, जिंदगी जो जीना है वो सीमापुरी में क्या है? रैग पिकिंग। मतलब people who live in Simapuri, they all do rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. और कुछ वर्षों से ये क्या बन गई है? एक ललित कला बन गई है। Because they have become expert in rag picking. Garbage to them is gold.
गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज इज टू देम गोल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो कचरा है वो उनके लिए सोना है। गार्बेज को यहाँ पर गोल्ड क्यों कहा गया है? गोल्ड क्यों है गार्बेज? बिकॉज गार्बेज से जो वो ऐसी चीजें निकालते हैं थिंग्स विच दे कैन सेल फॉर कैश, और आप कह सकते हो मनी। मतलब उनको गार्बेज से ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको वो पैसे के लिए बेच सकते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड का मतलब है वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या होगा? मनी। और मनी क्या? कैश, रुपीज। क्लियर? इट इज देयर डेली ब्रेड। तो जो गार्बेज है, सो गार्बेज क्या है? ऐसी चीजें जिनको बेच करके वो क्या कैश प्राप्त करते हैं। उसी कैश से वो क्या करते हैं? फूड खरीदते हैं, फूड परचेज करते हैं। उसी कैश से वो क्या करते हैं? अपने लिए रूफ कह सकते हो या फिर शेल्टर बनाते हैं। क्लियर? इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बेशक से ये जो शेल्टर है वो टेम्परेरी ही क्यों ना हो, बेशक से जो ये रूफ है वो एक लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो, बिकॉज इट कैन नॉट बेयर द डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर को सहन नहीं कर सकती। बारिश जब आती है तो बारिश इसको चीर करके अंदर निकल आती है, पानी जो होता है वो अंदर निकलने लगता है। तो इसका मतलब ये है टेम्परेरी होती है। बट फॉर अ चाइल्ड इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए क्या है ये इसके मायने कुछ और ही हैं। बच्चों के लिए इसके मायने कुछ मोर और ही हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नॉट। अब यहाँ पर जो राइटर है एनिस जंग वो कहती है कि साहिब से जब वो पूछती है तो साहिब कहता है His eyes lighting up। तो इसका मतलब क्या है? His eyes lighting up का मतलब है he is very confident, he is very courageous। तो वो कहता है he is very hopeful, hopeful कह सकते हो, lighting up मतलब तो hopeful है। तो वो कहता है कि कभी कभी तो मुझे 1 रुपए का नोट और यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, यदि आप कूड़े के ढेर में आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो you don't stop scrounging, तो आप स्क्राउंजिंग करना बंद कर देते हैं। For there is hope of finding more, क्योंकि और पाने की उम्मीद होती है। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents। तो इससे पता चलता है कि बच्चों के लिए उसके मायने कुछ और ही हैं। बच्चों के लिए सिर्फ क्या है वो सरप्राइजिंग थिंग है। गार्बेज क्या है? इट इज अ रैप थिंग, इट इज अ वंडरफुल रैप कह सकते हैं। तो बच्चों के लिए पेरेंट्स क्या मानते हैं इसे? पेरेंट्स मानते हैं इसे मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए क्या है ये? वंडरफुल थिंग्स in wrapped position. For the children it is wrapped in wonder, and for the elders it is means of survival. One winter morning I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club. एक सर्दी की एक सुबह, सर्दियों में एक दिन सुबह साहिब जो है वो पड़ोस में जो क्लब था उस क्लब में जो बाढ़ वाला गेट लगा था, बाढ़ लगे गेट्स के पास खड़ा देख रहा था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, सफ़ेद ड्रेस पहने 2 व्यक्तियों को, 2 युवाओं को, प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे।
मतलब यहाँ पर गेम की बात भी आई है। देखो सबसे पहले क्या किसकी बात आई, स्कूल की। तो स्कूल स्कूल जो है, जब लिखने का था आई से ग्लीबली, आई से ग्लीबली, इफ आई ओपन वन विल यू कम, यदि इफ आई ओपन अ स्कूल विल यू कम। तो यहाँ पर स्कूल, स्कूल का मतलब क्या होता है, स्कूल का मतलब होता है यहाँ पर ओवरऑल, जहाँ पर जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उससे जुड़ा हुआ। स्कूल का मतलब हमारा भौतिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ स्कूल से रिलेटेड। स्कूल में है जो वो हम क्या करते हैं, हमारा कॉग्निटिव विकास होता है। हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ज्ञान को एकत्रित करते हैं, किसके थ्रू, स्कूल के थ्रू। स्कूल का मतलब सीखना, एजुकेशन, एजुकेशन है यहाँ पर स्कूल का मतलब। तो अब वो कहती है कि वो अब यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात आती है। तो स्पोर्ट्स से क्या मतलब है यहाँ पर, स्पोर्ट्स देखो, स्पोर्ट्स हमारा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो कहाँ से होता है, वो स्कूल से होता है। स्कूल में हम नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, नए नए एग्जामिनेशंस को फेस करते हैं, तो जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिस जहाँ से हम नॉलेज एनहेंस करते हैं, गेन करते हैं। और स्पोर्ट्स की बात यदि आती है तो स्पोर्ट्स से हमारे अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस, करेज, टॉलरेंस, सोशिएबिलिटी, फ्रैटर्निटी, कोऑपरेशन। मतलब जब हम स्पोर्ट्स में होते हैं तो हमें काफ़ी सारी स्पेशलिटी या फीचर्स जो होती हैं स्पोर्ट्स पर्सन में वो आती हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों से भी वो क्या है, वंचित है। ये सभी चीज़ें भी उनके अंदर लगभग ना के बराबर ही हैं। तो क्योंकि उस सिचुएशन में व्यक्ति क्या हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स हैं वो हमारे फिजिकल और हमारे सोशल डेवलपमेंट की बात भी करता है, सोशल डेवलपमेंट। तो यदि स्कूल हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है, तो स्पोर्ट्स हमारे फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट की बात करता है। एंड इन दे हैव लैक ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स उनके पास नहीं है। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। एम्बिशंस हैं, डिजायर है, विश है, बट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मीन्स नहीं है, सोर्सेज नहीं है। ही हम्स, वो कहता है, कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वहाँ पर क्या करता हुआ, एक तरह से गुनगुनाता हुआ सा बाढ़ के पीछे, कंटेंट, संतुष्ट होकर के। he is contented, self contented, I go inside when no one is around, he admits। और वो मानता है इस बात को कि जब आसपास कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर मुझे झूले को यूज करने देता है। साहिब टू इज wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and short। साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे हैं जो कि उसकी जो शर्ट और शॉर्ट्स हैं
बेरंगी शर्ट और शॉर्ट है उसके ऊपर बिल्कुल क्या दिख रहे हैं, विचित्र दिख रहे हैं या लगते हैं। Someone gave them to me, किसी ने मुझे ये जूते दिए थे। He says in the manner of an explanation, एक तरह से जस्टिफाई करता हुआ, एक तरह से स्पष्ट करते हुए वो कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए थे। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, और वास्तविकता तो ये है कि वो एक धनी लड़के के द्वारा फेंके गए जूते हैं। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, क्योंकि उन्होंने उसको पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें क्या था, एक में छेद था। It does not bother him, लेकिन वो छेद किसको तंग नहीं करता, उससे किसको परेशानी नहीं है, साहिब को। For one who has walked barefoot, अब ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव चलता है, even shoes with a hole is dream come true, बेशक से होल वाला जूता मिल जाए वो तो सपना साकार होने के जैसा ही है, तो उसकी परवाह बिल्कुल भी साहिब को नहीं है। But the game he is watching so intently is out of his reach, देखो जूते तो उसको मिल गए, whether they are torn out, बेशक से वो फटे हुए हैं, लेकिन torn out और worn out हैं, लेकिन जूते तो मिल गए कम से कम। At least he got a pair of shoes so that he would not have to be barefoot। लेकिन जो गेम वो देख रहा है वो उसकी पहुंच से दूर है। The game he was watching is beyond of his reach। This morning Sahib is on his way to the milk booth and his hand a steel canister, और इस सुबह आज सुबह साहिब अपने कहाँ जा रहा है, दूध के बूथ पर जा रहा है और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। I now work in a tea stall down the road, और वो कहता है कि अब मैं उधर सड़क पर चाय की दुकान पर काम करता हूँ। Pointing in the distance, कुछ दूरी पर इशारा करते हुए ऐसे कहता है कि मैं उधर सड़क पर एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। I am paid 800 rupees, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। And all my meals, और मेरा सारे खाने, मुझे पूरे वक्त का खाना मिलता है। Does he like the job, क्या वो इस जॉब को पसंद करता है? I ask, मैं पूछती हूँ। His face I see has lost the carefree look, और शायद उसके चेहरे के भाव से पता चला कि शायद उसने अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder, और जो स्टील का कैनिस्टर है वो उसके प्लास्टिक बैग जिसको वो अपने कंधे पर कैरी किए रहता था उससे बहुत ज़्यादा भारी लगता है। क्यों? क्योंकि स्टील जो कैनिस्टर है वो किसका सिंबल है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का। स्टील जो कैनिस्टर है वो किसका सिंबल है? सिंबलाइजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका सिंबल है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का। द बैग वाज हिज, बैग उसका था। अब जो चीज़ हमारी हो उसको हम फेंकें, तोड़े, फाड़े, कुछ भी करें, वो अपनी मर्जी है। दिस इज आवर ओन विल, बट द स्टील कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन स्टील कैनिस्टर उस व्यक्ति का है who owns the tea shop, जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है। तो ये थी इस चैप्टर में जो हमारा सेक्शन पेंडिंग था, वो एक स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी स्टोरी जो है रिमेनिंग ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। So till then, have a good day.